हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी फिर से एक नई क्लासेज में। तो आज हमारा जो इसका विद्युत जो टॉपिक है, इसका हमारा फोर्थ पार्ट। इसमें आज हम बीट स्टोन ब्रिज के बारे में जानेंगे। और इससे पहले हमने इसमें बहुत से टॉपिक डल चुके हैं और उनके बारे में आपको बता भी दिया है। यदि आपने हमारी विद्युत वाली 3 वीडियो नहीं देखी है, 3 पार्ट नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ कृपया करके पहले आप उन्हें देखिए ताकि आप सबको समझ में आ जाए। और जिसने भी तीनों वीडियो देख ली है हमारी, वो आज चौथी वीडियो के बारे में उनका सभी का स्वागत है। तो आज हम ब्रिज स्टोन सेतु या ब्रिज के बारे में देखते हैं कि ब्रिज स्टोन सेतु क्या होता है। तो इस अवस्था में गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आता है। तो इसमें हमने क्या है कि यहाँ पर हमने 4 प्रतिरोध लिए हुए हैं, P, Q, R, S। इसमें हमने इनके विकर्ण स्थिति पर हमने एक G विक्षोभ जोड़ा हुआ है। जो यहाँ पर जो ब्रिज स्टोन सेतु है, इसमें G बराबर 0 होने पर और T बराबर जो ताप इसका 0 होगा, तो हमारे पास इनका जो अनुपात आएगा वो P/Q बराबर R/S के रूप में हमें इनका अनुपात प्राप्त होगा। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास ये प्रतिरोध दिए हुए हैं। तो एक प्रतिरोध हमें 20 ओम का दिया हुआ है, दूसरा भी हमें 20 ओम का दिया हुआ है, और एक इसमें जो हमें समांतर क्रम में इसमें दिया हुआ है वो 20 ओम का दिया हुआ है, तथा जो अन्य प्रतिरोध दिए हैं वो दोनों 40 ओम के दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पर जो बीच वाली स्थिति है, जहाँ पर हम विक्षोभ G जोड़ते हैं, तो वहाँ पर हमें कोई प्रतिरोध नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं कि जो हमारे पास जो इसका, पहले तो हम इसको जो श्रेणी क्रम में है उनको सभी को जोड़ देंगे, और जो हमारे पास समांतर क्रम में उनको पहले हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो, हमने ये 20 ओम के 2 प्रतिरोध दिए हुए हैं, ऊपर जो इन्हें हमने 40 ओम कर दिया गया, क्योंकि जो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उनका R इक्वल निकालने के लिए उनको हम जोड़ देते हैं, जबकि इनके जो समांतर क्रम में लगे हुए हैं वो 40 ओम और 40 ओम के, तो उनको हमने 80 ओम कर दिया है। तो चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो समांतर क्रम में हम जब भी प्रतिरोध का मान निकालते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 के रूप में निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर 1/R बराबर 1/14 प्लस 1/18 रख दिया है। तो हमारे पास जो इसका R इक्वल निकल के आया है वो हमारे पास 3/80 निकल के आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने जब विद्युत धारा वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है कि विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, और जो विद्युत धारा या युक्ति जो मापने की इकाई होती है उसे हम एमीटर कहते हैं, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। एमीटर को हम परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो हमारे पास 0 प्राप्त होता है। जब कभी भी यदि हम परिपथ बनाते हैं तो उसमें हम जो एमीटर को जब भी जोड़ते हैं तो उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यदि हम विभवांतर को कभी भी जोड़ेंगे या विभव को जोड़ेंगे तो वो हम हमेशा समांतर क्रम में जोड़ेंगे जब भी हमें परिपथ बनाना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट वोल्ट मीटर यह युक्ति विभवांतर का माप करती है। जो आदर्श जो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर। तो ये जो गैल्वेनोमीटर होता है यह धारा में विक्षोभ को बताता है कि धारा कितनी बढ़ रही है और वह कितनी कमी हो रही है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर होता है यह धारा में विक्षोभ को बताता है, और यह अल्प मान की धारा का मापन करता है। यदि थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है तो उसको गैल्वेनोमीटर माप देगा, यदि बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है तो इसकी यह ज्ञात आसानी से नहीं कर सकता। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है यह धारा में अल्प विक्षोभ को बताता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमारा जो विद्युत वाला टॉपिक चल रहा है इसमें ही संधारित्र। तो संधारित्र क्या होता है?
तो ऐसी युक्ति जिसके आकार में परिवर्तन किए बगैर पर्याप्त मात्रा में आवेशों का संचय कर सकते हैं, उसे हम संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र क्या होता है? एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जिसका हम आकार बिना परिवर्तन किए ही उसमें आवेशों को संचय कर सकते हैं, तो उस युक्ति को हम संधारित्र कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं धारिता क्या होती है। तो संधारित्र द्वारा आवेश संचय की क्षमता को धारिता कहते हैं। माना किसी संधारित्र पर दो आवेश संचित है तो विभवांतर v है, तो धारिता का मान ज्ञात करो। तो चूँकि हम जानते हैं कि Q आवेश जो होता है वो विभव या विभवांतर के समानुपाती होता है। जब समानुपाती का जो चिन्ह हटाते हैं तो हम वहाँ पर एक कांस्टेंट राशि रखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट राशि के रूप में यहाँ पर C, जिसे हम धारिता कहते हैं, तो हमारे पास यहाँ से धारिता का जो सूत्र निकल के आया है वो हमारे पास C बराबर Q/B। तो हम यदि हमें विभव और यदि हमें आवेश दिया हुआ हो तो हम धारिता का मान निकाल सकते हैं। हमारे पास जो धारिता के जो मात्रक होते हैं वो एसआई पद्धति में तो फैराड होता है, तथा जो एमकेएस पद्धति में इसका जो मात्रक लिया जाता है धारिता का वो कूलाम पर वोल्ट लिया जाता है। इसी प्रकार जैसे हमने तारों का जो संयोजन क्रम देखा था तो उसमें क्या होता था कि हमारे पास जो श्रेणी क्रम संयोजन में तो हम R इक्वल का जो मान है वो हमारे पास R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक जितने भी दिए हुए हैं उनको योग करके हमारे पास R इक्वल का मान आ रहा था। और जबकि हमने ये समांतर क्रम में देखा था तो उसमें हमें 1/R के रूप में हमें मान प्राप्त हो रहे थे। तो जो हमारे पास जो संधारित्रों का जो संयोजन क्रम है, इसमें जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो इसमें जो हम C इक्वल का जो मान निकालेंगे तो हमें 1/C इक्वल बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 1/Cn के रूप में हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें श्रेणी क्रम में C1 C2 C3 आवेश दिए हुए हैं तो हम इससे धारिता का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो समांतर क्रम संयोजन होता है तो उसमें जब हम धारिता का मान निकालते हैं इक्वल, तो हमारे पास जो प्रतिरोधों का जो संयोजन समांतर क्रम संयोजन होता था तो उसके यह विपरीत होता है। तो हम जब समांतर क्रम संयोजन में धारिता का मान निकालते हैं तो C इक्वल बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 के रूप में इसका मान निकल के आएगा। तो हम जो हमारे पास जो धारिता का जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन आया है इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड संधारित्र को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो तुल्य धारिता बताइए कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रो जो फैराड 3 हमें जो धारिता दी हुई है वो हमें एक बार तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और एक बार इसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो पहले तो हम इसका जो श्रेणी क्रम है वो देखते हैं। श्रेणी क्रम में जब भी हम धारिता निकालते हैं तो 1/C इक्वल के रूप में हम इसकी धारिता निकालते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में इसकी धारिता 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। जब इसका हम जो हर अंश और हर वाले जो पार्ट है उसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका 1/C इक्वल का जो मान निकल के आया है वो 11/6 आया है। यदि हमें C इक्वल का मान निकालना है तो हम इसको विपरीत करके इसका मान निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो श्रेणी क्रम संयोजन में इसका जो C इक्वल का मान निकल के आया है वो
6/11 माइक्रोफेराड इसका मान निकल के आया है। इसके बाद हम इसमें जो ये क्वेश्चन है इसमें समांतर क्रम संयोजन में देखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन होता है, इसमें हम सभी धारिता जितनी भी धारिता दी हुई है उन्हें ऐड कर देते हैं। तो इसमें सीक्वल का मान आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 + 3, तो हमारे पास इसका 6 माइक्रोफेराड इसका मान निकल के आया है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो संधारित्रों का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो यह जो संधारित्र है यह आवेश तथा ऊर्जा का संचय करता है। रेडियो तथा टेलीविज़न में सूचनाओं को ग्रहण करना तथा सूचनाओं को भेजने का यह कार्य भी करता है। अगला इसमें जो संधारित्र एसी धारा को जाने देता है तथा जो डीसी धारा है उसको रोक लेता है। तो ये संधारित्रों का उपयोग है। तो यह संधारित्र किस किस चीज़ में उपयोग आता है, तो जो आवेश होता है या ऊर्जा होती है उसको यह इकट्ठा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तथा जो रेडियो तथा टेलीविज़न है इनमें सूचनाओं को भेजने तथा इकट्ठा करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जबकि जो संधारित्र होते हैं यह प्रत्यावर्ती धारा को जाने देते हैं तथा जो डीसी दिष्ट धारा होती है उसको रोक लेते हैं। इसके बाद हम इसमें ही नेक्स्ट देखते हैं कि जो विद्युत शक्ति जिसे हम पावर कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, तो विद्युत शक्ति क्या होती है, तो जो कार्य करने की जो दर होती है उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। और जो इसका हमारे पास जो विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला बन के आता है वो हमारे पास आता है कार्य बटे समय। कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो टाइम होता है वो उसको हम स्मॉल t से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो हमारे पास जो गणितीय रूप में जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो P = W/T। इसके बाद हम विद्युत शक्ति के मात्रकों के बारे में देखते हैं कि जो विद्युत शक्ति का SI मात्रक पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा और MKS पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा। तो जो विद्युत शक्ति का जो SI जो मात्रक होता है वो वॉट होता है, तथा जो MKS पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो जूल/सेकंड होता है। इसके बाद हम इनके जो शक्ति के जो अलग अलग फॉर्मूले हैं, इनके अलग अलग रिलेशन है उसको हम देखते हैं। तो इसमें हमें चूँकि हम शक्ति का फॉर्मूला जानते हैं कि P = W/T होता है, तो इसे हमने एक समीकरण दिया हुआ है। इसके बाद हम जानते हैं कि जो B = W/Q होता है विभवांतर के सूत्र से। तो हम यहाँ से W का मान निकालेंगे तो हमारे पास जो विभव की परिभाषा जो फॉर्मूला आया है तो हमारे पास W = BQ होगा। तो हम समीकरण 1 में W का मान रखेंगे तो हमारे पास इसका जो समीकरण बन के आया है वो P = BQ/T जो समीकरण 3 हमें प्राप्त हो चुका है। तो ये शक्ति का जो हमें जो फॉर्मूला है यह आवेश, समय और विभव और टाइम के रूप में हमें यह प्राप्त हुआ है। इसके बारे में हम इसका अगला फॉर्मूला देखते हैं शक्ति का ही। तो चूँकि हम विद्युत धारा की परिभाषा से जानते हैं कि I = Q/T, आवेशों के प्रवाह की जो दर होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। तो इससे हम Q का मान निकाल सकते हैं। तो Q = IT। तो यहाँ पर देखिए जो हमें यहाँ पर जो समीकरण 3 दिया हुआ है, यहाँ पर हमने समीकरण 4 से Q का मान रख दिया है। तो हमारे पास जो अगला इसका जो फॉर्मूला आया है शक्ति का वो हमारे पास आया है BI। तो यह हमारे जो धारा और विभव है और शक्ति के रूप में फॉर्मूला निकल के आया है। इसके बारे में हम इसका जो शक्ति का जो अन्य फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो
ओम का नियम होता है वो B बराबर IR होता है। यहाँ से हम धारा का मान निकालेंगे तो हमारे पास इसका जो मान निकल के आया है वो I बराबर B/R। तो यदि हम इससे अगले वाले जो सूत्र P बराबर BI है तो यहाँ पर हम I का मान रख देंगे तो हमारे पास इसका जो अगला फॉर्मूला बन के आया है वो P बराबर B² बन के आया है। इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट है इसका जो अगला फॉर्मूला वो देखते हैं। तो इसका जो अगला फॉर्मूला है वो P बराबर BI है। तो यदि हम I का मान रख देंगे तो हमारे पास B²/R आया है। तो यहाँ से हमें जो P का जो मान निकल के आया है वो I² निकल के आया है, जो हमें इसकी नीचे प्रक्रिया दी हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो लाइट का जो बिल निकाला जाता है वो किस प्रकार निकाला जाता है। तो जो लाइट का बिल है वो नंबर ऑफ यूनिट, तो यहाँ पर हमें शक्ति दी हुई होगी और आवर्स दिए होंगे, घंटे कितने घंटे चल रहा है, और दिन दिए होंगे और बटे 1000। तो एक यूनिट निकालने के पास हमारे पास ये फॉर्मूला होता है P × H × D/1000। तो यहाँ पर जो P है वो विद्युत शक्ति है और जो H है घंटे है कि कितने घंटे कोई बल्ब जला है या कोई उपकरण जला है और वो कितने दिनों तक जला है, तो वह दिनों को प्रदर्शित करता है बटे 1000 का हम भाग लगा देते हैं तो हमारे पास एक यूनिट निकल के आ जाएगी किलोवाट घंटे के रूप में। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को करके देखना, यदि नहीं आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 400 वाट का कूलर प्रतिदिन 10 घंटे चलता है तथा 1 यूनिट 3 रुपये लगते हैं, तो मासिक बिल की गणना करो। हमें यहाँ पर जो शक्ति का मान दिया हुआ है वो 400 वाट दिया हुआ है तथा जो आवर्स घंटे दिए हुए हैं वो हमें 10 घंटे दिए हुए हैं तथा हमें 1 यूनिट जो दी हुई है उसका जो बिल आता है वो 3 रुपये लगते हैं। तो हमें मासिक महीने के जो बिल आता है उसकी गणना करते हैं। तो यहाँ पर जो मासिक बिल दिया हुआ है, मासिक बिल मतलब इसमें महीने में एक महीने में लगभग 30 दिन माने जाते हैं, तो हमें इसको 3 से मल्टीपल कर देना है। तो हम चूँकि 1 यूनिट बराबर हम जानते हैं PHD/1000 हमारे पास है, 1 यूनिट निकालने का सूत्र होता है। तो हमें यहाँ पर P का मान 400 दिया हुआ है तथा हमें घंटे 10 घंटे दिए हुए हैं तथा मासिक इसे हमें 3 से मल्टीपल कर देना है बटे 1000 का भाग लगा देंगे। तो हमारे पास जो 1 यूनिट निकल के आई है वो 120 यूनिट निकल के आई है। तो 1 यूनिट के हमारे पास जो 3 रुपये लग रहे हैं, यदि हमें 120 यूनिट निकालनी है तो इसका कितना बिल आएगा, तो 120 × 3 कर देंगे तो हमारे पास 360 रुपये इसका बिल आएगा। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं। वैसे तो हमने इसको आपको विद्युत धारा के जो प्रभाव हैं उनमें पहले बता दिया है, लेकिन वहाँ पर हमने इसका सूत्र का उपयोग नहीं किया है, इसलिए हमने वापस इसको जूल थॉमसन प्रभाव के रूप में लिया है। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है। तो जूल थॉमसन ने ऊष्मा प्रतिरोध और विद्युत धारा तथा समय के मध्य संबंध को स्थापित किया। किसी परिपथ में ऊष्मा उसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा होती है उसके वर्ग के समानुपाती होता है। तो H समानुपाती I² तथा जो इसका अगला रिलेशन आता है जो ऊष्मा होती है जूल थॉमसन प्रभाव के अनुसार वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है तथा जो इसमें जो टाइम होता है यह भी
ऊष्मा के समानुपाती होता है। तो इसमें जो हमारे पास ऊष्मा में और धारा में और प्रतिरोध तथा जो समय में जो रिलेशन निकल के आया है वो H समानुपाती I² RT हमारे पास यहाँ पर इसका रिलेशन निकल के आया है, जहाँ पर हम इस जो जूल थॉमसन है इसके प्रभाव के अनुसार H यहाँ पर ऊष्मा को प्रदर्शित करता है तथा I है इसे जो हमें विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है तथा R है यहाँ पर जो प्रतिरोध है तथा जो T है वो समय है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि जो फ्यूज तार होते हैं इनका क्या उपयोग है और यह किस धातुओं के बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जो फ्यूज तार होते हैं यह ऐसी युक्ति है जो दूसरे विद्युतीय उपकरणों को खराब होने से बचाती है, फ्यूज तार कहलाते हैं। अधिकतर हम जब लाइट फिटिंग करते हैं तो फ्यूज तारों का उपयोग किया जाता है। जब भी यदि फ्यूज उड़ जाते हैं तो उससे हमारे उपकरण को कोई हानि नहीं पहुंचती है, इसलिए यह जो फ्यूज तार होते हैं यह दूसरे उपकरणों को ख़राब होने से बचाने के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। जो फ्यूज तार होते हैं इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तथा जो फ्यूज तार लेड तथा शीशे के बने होते हैं। Sn+Pb मिश्र धातु के फ्यूज तार बने होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि जो आदर्श फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है तथा जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। और जो आदर्श जो फ्यूज बने होते हैं वो निकेल क्रोमियम प्लस मैग्नीज मिश्र धातुओं के बने होते हैं, जिनका जो गलनांक है वो तो निम्न होता है तथा जो प्रतिरोध है वो बहुत उच्च होता है। बल्बों में N2 तथा आर्गन गैस का जो मिश्रण भरा जाता है, बल्बों में N2 नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस जो अक्रिय गैस होती है इसका इन दोनों गैसों का मिश्रण भरा जाता है। और जो रोड लैंप में सोडियम भरा जाता है जो पीले रंग की ज्वाला देता है। इसके बारे में हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत बल रेखा है। तो विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो धनात्मक आवेश से आरंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो जो विद्युत बल रेखाएं है यहाँ पर देखिए कि इसमें जो धनात्मक आवेश से तो ये क्या हो रही है, आरंभ हो रही है तथा जो ऋणात्मक आवेश है उस पर यह समाप्त हो रही है। तो जो विद्युत बल रेखाएं होती है यह एक प्रकार का खुला वक्र बनाती हैं और जो दो विद्युत बल रेखाएं होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती है जो कि संभव नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र जिसे हम ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र होता क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र यह एक सदिश राशि होती है। किसी विद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य आवेश को ले जाने वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण हो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यदि कोई आवेश है और उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यदि हम किसी अन्य आवेश को प्रवेश करवाते हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करे तो उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक प्लेट ली हुई है जिसमें Q0 एक आवेश रखा हुआ है स्थिर, तो इसके चारों ओर धनात्मक आवेश चार्ज उपस्थित है। तो यदि हम इसमें बाहर से यदि कोई आवेश लाएंगे धनात्मक आवेश तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि हम ऋणात्मक आवेश लाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और जो विद्युत क्षेत्र का जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है
वो बल बटे आवेश होता है। और यहाँ पर हम बल को F से प्रदर्शित करते हैं तथा जो आवेश होता है उसको Q से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र जो फॉर्मूला निकल के आया है वो F/Q निकल के आया है तथा जो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है MKS पद्धति में वो हमारे पास न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि धारामापी क्या होते हैं। तो धारामापी एक ऐसा यंत्र है जो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करे तथा गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में रूपांतरित करे। तो जो धारामापी होता है यह गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करता है। उस युक्ति को हम धारामापी कहते हैं। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरण तथा गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में रूपांतरण। तो इसमें पहले हम गैल्वेनोमीटर का एमीटर में रूपांतरण देखते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरण हेतु एक निम्न प्रतिरोध या शंट प्रतिरोध को प्रतिरोध परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। जबकि जो गैल्वेनोमीटर को जब हम वोल्टमीटर में एक्सचेंज करते हैं तो इसमें क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में रूपांतरण हेतु एक उच्च प्रतिरोध को परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें लघुपतन और अतिभारण। तो जो इसमें जो लघुपतन होता है इसमें विद्युत में तार तथा उदासीन तार को आपस में जोड़ने पर लघुपतन होता है। तो इसमें विद्युत में जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तथा जो न्यूट्रल है जिसे हम जमीन में गाड़ते हैं उसे जब ये दोनों आपस में इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास इनका लघुपतन हो जाता है। जबकि जो अतिभारण होता है जब धारा का मान स्वीकृत सीमा से अधिकतम हो जाता है तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है जिसे हम ओवरलोडिंग कहा जाता है। तो आज के लिए हमारा ये चैप्टर आपका विद्युत वाला ख़त्म हो चुका है। यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक यह वीडियो शेयर करें। और नेक्स्ट टॉपिक है हम आपको कल डालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।